Hi guys, this is Survi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College। और ILI का फॉर्म नहीं भरा है तो भाई जल्दी से भर दो, 10 तारीख लास्ट डेट है। और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है ना। प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि नाउ एक बहुत अच्छे कॉलेज का मौका है हमारे सामने ILI के थ्रू। वो मौका हमें नहीं छोड़ना है। एंड इसलिए मुझे पता है तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, पर साथ साथ आई वांट एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है, छोटा सा एक टेस्ट जिसमें 20 क्वेश्चन ही करेंगे, बट आई वांट एवरीवन कि तुम लोग कमेंट में बताओगे कि तुम्हारा क्या स्कोर आया। ठीक है, इससे कंपटीशन का भी आइडिया हो जाएगा और हम किस स्टेज पर हैं ऑफ प्रिपरेशन ये भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अ वेरी ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू। Which judicial authority first established that the introductory passage of the constitution is not an integral component of the document? मतलब कौन सा ऐसा केस है जिसने ये एस्टैब्लिश किया था कि उसका इंट्रोडक्टरी पैसेज, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पैसेज उसका हिस्सा नहीं है। तो यहां पर बेसिकली बात किसकी की जा रही है? प्रीएम्बल की जा रही है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे ट्विस्टेड द लैंग्वेज, दे मेड द लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड। So what is the correct answer here? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज नॉट द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ये लगाया है गलत आंसर है। द केस इज बेरूबरी यूनियन केस ऑफ 1960। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इंप्रूव किया था और फिर केशवानंद भारती के केस में बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। राइट, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, पर एक बात ये भी याद रखनी है कि ये हिस्सा एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब आप चाह कर भी इस चीज को कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते। मैं उसके बेसिस पर जाके केस नहीं लड़ सकती हूँ। ऑलराइट, चलो next question for you. A person born in foreign land is considered an Indian national if one of their parents holds the citizenship and the birth is formally recorded at a diplomatic mission. ये किसके अंडर फॉल करता है? This falls under what? Just solely citizenship by naturalization, citizenship by descent, and जस्ट सैन्विनिस मतलब रिलेशनशिप के थ्रू। तो हमें क्या बोला? अ पर्सन जो फॉरेन लैंड में बॉर्न हुआ है बट हम उसे इंडियन नेशनल कंसिडर कर रहे हैं, किस वजह से? उनके पेरेंट्स के एस्पेक्ट के बेसिस पे। तो इसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट वर्ड जब भी आ जाता है मतलब हम यहाँ पर उस पर्सन के एंसेस्टर्स, उस पर्सन के जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बेसिस पे सिटीजनशिप को डिसाइड कर रहे हैं। दैट इज सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अक्सर तुम्हें नेचुरलाइजेशन में डाउट होता है। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई एक इंसान एक लंबे वक्त से कंट्री में रह रहा है तो वो नेचुरली कंट्री का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, नेचुरली का मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाना पड़ेगा, वो भी करवाना पड़ेगा, बट यू हैव टू स्टे इन द कंट्री फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स विच इज at this point of time 12 years. Moving on, under which ground can the state legally limit the liberty of expressing thoughts and opinions? यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्टेट आपका लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन कौन से ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। मतलब ये आर्टिकल 19 के रिस्ट्रिक्शन के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन यार सीधा नहीं पूछा है, टेढ़ा मेढ़ा पूछा है। देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन के चक्कर में किसी को चुप करा सकते हैं? नहीं। इंप्रूविंग डिप्लोमैटिक टाइज विद द नेबर्स, शायद इस पॉइंट पे वापस आ सकते हैं। मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इंश्योरिंग द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए ऑप्शन बी और सी में, तो यहां पर द सिंपल पॉइंट इज ऑप्शन बी, बॉम्बे। एंड द रीजन इज कि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट्स पढ़ा है। दैट टू प्रिजर्व फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट्स हम एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर इसी पॉइंट को कंसिडर किया गया, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद स्टेट को। मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नोवेयर द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये बात बोली है कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं सिर्फ उसी के बेसिस पे आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकती। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉम्बे। Moving on, the next question.
The 50% ceiling on social upliftment quotas was definitely reinforced in which landmark litigation? तो कौन से केस में ये बोला गया था कि मैक्सिमम कितना रिजर्वेशन हो सकता है? 50%. वॉज इट एम नागराज, जनहित अभियान, इंदिरा साहानी और चंपागम रायराजन? तो दैट वाज अ केस ऑफ इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. टू रिमेंबर द पॉइंट इज सिंपली इंदिरा साहानी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, इंदिरा साहानी में 50% सीलिंग लिमिट का कॉन्सेप्ट आया, राइट? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था. एंड चंपागम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की वजह से हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था. आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) यहाँ पर इंक्लूड किया गया था. ठीक है, तो यहाँ साथ साथ रिवाइज भी कराते जा रही हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है. आईएलआई में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये सब पीवाईक्यू बेस्ड है. The constitutional protection against being forced to provide testimony against oneself is found in. तो basically what they're asking is right against self incrimination. आप किसी भी इंसान को force नहीं कर सकते हैं to be witness against themselves. कौन से आर्टिकल में गिवन है? 20 clause 1, 2, 3 और आर्टिकल 21. तो ये बात क्लियरली गिवन है आर्टिकल 20 clause 3 में. 20 clause 1 is connected with ex post facto law. मतलब यहाँ पर कोई भी इंसान को आप जहां जिस तारीख पे ऑफेंस डिक्लेयर हुआ है उससे पहले के लॉ से पनिश नहीं कर सकते. आर्टिकल 20 क्लॉज 2 यहां पर आप डबल जेओपार्डी नहीं कर सकते हैं. 20 क्लॉज 3 इज कनेक्टेड विद राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. इस आर्टिकल 20 से कनेक्टेड एक क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते हैं, चाहे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के फॉर्म में हो, ये आर्टिकल इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड नहीं हो रहा इस फॉर्म में हो, पर आता जरूर है. Moving on, who is recognized as father of jurisprudence for his initial systematic inquiry into nature of law? तो किस कौन फादर ऑफ jurisprudence बोले जाते हैं? तो दैट इज बेंथम, जेरेमी बेंथम, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फादर ऑफ jurisprudence. ठीक है, ये सारे टर्म्स हु कॉइंड द टर्म इंटरनेशनल लॉ, इन सबके रिगार्ड्स में हम इन्हें कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट, according to declaratory theory of precedent, what is the primary role of a judge? मतलब अगर हम ये बोले कि precedent के थ्रू anything can be declared, तो यहाँ पर जज का क्या रोल रहेगा? To create a new legislation, to discover and reveal existing law, follow executive orders, ignore previous rulings. देखो प्रेसिडेंट क्या होता है? जो डिसीजन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया है उसी को ही फॉलो ऑन करना. तो यहाँ पर नया लेजिस्लेशन तो वैसे ही जज साहब नहीं बना सकते हैं, ना ही हम प्रीवियस रूलिंग्स को इग्नोर कर सकते हैं. अब हम बचे दो में, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को फॉलो करना एंड एग्जिस्टिंग लॉ को डिस्कवर करना एंड रिवील करना. करेक्ट आंसर बी बॉम्बे होगा, बिकॉज सी इज नो वे कनेक्टेड टू प्रेसिडेंट रूल. Which one of the following is a specific addition to the definition of a document under BNS? Document की definition में क्या BNS के through include किया है? Inscriptions on a stone or metal plate, map or plan, electronic and digital records, caricature और drawing. तो यहाँ पर क्या include किया गया है? Electronic and digital records अब include हुए हैं. ये already illustration के form में document के aspect में थे. अगर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो डॉक्यूमेंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बीएनएस दोनों में डिफाइंड है. ठीक है, डेफिनेशन जो क्लॉज है वो अच्छे से पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट रहता है. किसी एक डेफिनेशन क्लॉज से या तो उसकी डेफिनेशन, ठीक है, या फिर उसका प्रोविजन जरूर पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, what is the mandatory punishment for a first time offender who commits the theft of property worth less than 5,000 and returns the item? यहाँ पर क्या यहाँ पर उसके लिए पनिशमेंट हो सकती है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर? ठीक है, एक सेकेंड. Simple imprisonment for 6 months, rigorous imprisonment for 1 year, forfeiture of all personal property or community service. What it is going to be? अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये याद रखना, ऐसे किसी भी ऑफेंस के रिगार्ड्स में हमेशा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ये समझे कि एक सेकंड, तो सिंपली समझना क्या है? समझना हमें ये है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या बार बार वाली चीज है, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. और यहाँ पर आंसर तुक्का भी मारना है, तो क्या तुक्का मारना है? ऐसा कुछ जो नया है.
आपसे एग्जामिनर कुछ ऐसा पूछेगा जो नया है, अब हमेशा इस चक्कर में मत फंस जाना पहले ऐसे। अब आईएलआई में तो नेगेटिव मार्किंग का पता ही होगा, राइट, तो थोड़ा सा संभाल के हमें चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है अभी इन भारतीय न्याय संहिता फर्स्ट टाइम, तो माइन्यूट ऑफेंसेस के लिए वी कैन कंसिडर इट। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज, कंडीशन के रिगार्ड्स में क्या सही है, collateral to the main purpose of contract, essential to the main purpose of contract, a promise to provide maintenance, and agreement to pay in installments. So this is something that is essential for the main purpose of contract. Correct answer is B, Bombay. This is something जो essential होती है, condition, ठीक है, आपको fulfill करनी ही है। Which characteristic distinguishes a tortious obligation from a contractual one? Tort versus contract में कहाँ difference आता है? Presence of a written agreement, requirement of mutual assent, duties established by legislation of common law rather than parties. The goal is to punish the offender through incarceration. तो यहाँ पर टॉर्ट के रिगार्ड्स में हम बात करें तो डेफिनेटली द प्रेजेंस ऑफ रिटन अग्रीमेंट, टॉर्ट में कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं होता, रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल असेंट, कोई म्यूचुअल असेंट नहीं होता, ड्यूटी स्टैब्लिश होती है लेजिस्लेशन या कॉमन लॉ से रादर देन पार्टीज। तो यहाँ दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जब कॉन्ट्रैक्ट सॉरी टॉर्ट्स की बात होती है तो टॉर्ट्स में क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या रहेगा, या तो लॉ डिसाइड करता है या कॉमन लॉ डिसाइड करता है। वेयर कॉन्ट्रैक्ट में क्या ड्यूटीज एंड राइट्स है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड किया जाता है बाय द पार्टीज, ठीक है। एंड पनिशमेंट तो ना कॉन्ट्रैक्ट्स में ना टॉर्ट्स में, तो डी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल। एलिमिनेशन भी यूज करना है। इन द केस ऑफ ग्लॉक्स्टर ग्रामर स्कूल, व्हाई वाज द डिफेंडेंट नॉट हेल्ड लायबल, क्यों यहाँ पर लायबल नहीं ठहराया गया था? सिंपल सा पॉइंट था, किसका पॉइंट था? डैमनम साइन इंजूरिया का यहाँ पर पॉइंट था। मतलब जब उसने इंजरी की ही नहीं है तो हम उसे लायबल क्यों ठहराएंगे जब राइट्स ही वायलेट नहीं किए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द डिफेंडेंट यूज्ड फिजिकल फोर्स, नो। No legal entitlement was violated despite financial setbacks. School was operating without a license. No students were forced to change schools. Not at all. Correct answer is B, Bombay. The landmark case of damnum sine injuria. Moving on. Under the rule in Rylands versus Fletcher, what is primary requirement for liability? Rylands versus Fletcher, very, very important. Strict liability का principle. Confuse हो तो बताना, comment box में डालना। We will make a video on Rylands versus Fletcher क्योंकि important case है और तुम अक्सर confuse रहते हो ऐसे cases से, ठीक है। Defendant must intend to cause a flood. A hazardous substance must leave the defendant's boundaries. The plaintiff must be a relative of the defendant. The incident must occur on public property. C और D तो मैं easily eliminate कर सकती हूँ। A और B में तुम भी confused हो। ए क्या बोल रहा है? डिफेंडेंट मस्ट इंटेंड टू कॉज अ फ्लड। क्या इंटेंशन की जरूरत होती है हमें टॉर्ट्स में? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लीव द डिफेंडेंट्स बाउंड्रीज, मतलब एस्केप होना बहुत जरूरी है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, बॉम्बे। मूविंग ऑन, द लीगल मैक्सिम इंटरेस्ट रिपब्लिके ut sit finis lithium forms the basis of limitation act। मतलब Which of the following best describes the nature of this statute? मतलब simply कि it is in the interest of state कि हमारी litigation खत्म हो जाए। अगर हम कभी भी किसी भी केस को कभी भी अलाउ कर देंगे तो ऐसे तो स्टेट उलझा रहेगा, इसलिए यहाँ पर इसे बोला जाता है which of the following best describes it। लिमिटेशन क्या सब्सटैंटिव है, एडजेक्टिव है, पीनल लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है? तो दिस इज एडजेक्टिव लॉ। इसकी जगह आपको ऑप्शन में प्रोसीजरल भी मिल सकता है, ठीक है। ये आपको बताता है कि एग्जैक्टली क्या एस्पेक्ट्स प्रोवाइडेड है। मूविंग ऑन, which constitutional amendment first introduced specific provisions for environmental protection? environmental protection के लिए जो article 48A etc हमारे जो provisions include हुए थे वो कौन सी amendment से सबसे पहली बार include हुए थे? that is none other than the mini constitution amendment, that is the 42nd constitutional amendment of 1976, ठीक है। आज तक आपने 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल के चेंजेस और पार्लियामेंट का एक्सटेंशन, सॉरी लोकसभा का एक्सटेंशन, ये सब क्वेश्चंस देखे होंगे, बट एनवायरमेंट के रिगार्ड्स में आईएलआई में वैसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसके रिगार्ड्स में भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 48 ए का रिगार्ड्स, ठीक है। चलिए
Under directive principles of state policy, which article mandates the state to protect and improve the environment? इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 48A है इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. 17. In which landmark case did the Supreme Court first recognize right to live in a healthy environment as part of right of life under Article 21? मतलब किस केस में पहली बार कोर्ट ने बोला था? इन सारे केसेस में ना तुम कंफ्यूज होते हो, यू स्टिल गेट कंफ्यूज बिटवीन वेल्लोर सिटीजंस फोरम के केस में पोल्यूटर्स पे बोला था, या कमलनाथ के केस में पब्लिक डॉक्ट्राइन बोला था, या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोला था. डू नॉट बी कंफ्यूज. एक लिस्ट क्रिएट करो, ठीक है, लिस्ट क्रिएट करके एंड एक टेबल के फॉर्म में अगर याद करोगे इजी हो जाएगा. बहुत से केसेस में प्रिंसिपल्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द केस. सो यहाँ पर कौन सा केस है? इट इज द केस ऑफ रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट. माइनिंग के अराउंड था. Next, who termed the analytical school as imperative jurisprudence? Was it C.K. Allen, Austin, Bentham or Salmon? यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पेपर्स में रिपीट हुआ है. दिस इज अ PYQ पेपर में, ILI में भी बहुत बार आया. द करेक्ट आंसर हियर इज नॉट बेंथम और ऑस्टिन जो तुम्हारा दिमाग चल रहा था. इट इज CK एलन. इट इज CK एलन जिन्होंने इसको इम्पेरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस का नाम दिया था. मूविंग ऑन, डबल जियोपार्डी, तभी वहां पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. ये मैंने बता दिया था कि डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में है, पर इसका मतलब क्या है? Trying two persons jointly for the same offense, trying the same person for two offenses at different times, trying the same person on trial twice for the same offense, trying a person for different offenses committed by him in one incident. Sometimes some of you might be confused, तो इसको elimination method से करना start करो. दो लोगों को jointly is not considered here. ठीक है. Trying a person for different offenses के लिए हम बिल्कुल यहाँ पर उसे ट्राई कर सकते हैं. चोरी की, साथ में किसी को मारा पीटा, बिल्कुल हो सकता है, तो डी नहीं है. Putting the same person on trial twice for the same offense, एक ही ऑफेंस के लिए फिर से हमने उसका ट्रायल करवाया. और बी क्या बोल रहा है? ट्राइंग द सेम पर्सन फॉर टू ऑफेंसेस एट टू डिफरेंट टाइम्स. यहां पर डिफरेंट ऑफेंसेस है. एक चोरी का ऑफेंस है, एक हर्ट कॉज करने का ऑफेंस है. ये अलाउड है. पर क्या आप चोरी के ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए ही दोबारा से उस इंसान को डाल सकते हैं उस सजा में? नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा. And this is your last question for the test. Who defined the tort is a civil wrong in which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligation? किसने ये definition दिया था? तुम्हें अब दो काम करने. पहली चीज, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे एंड यू विल ऑल्सो टेल द स्कोर आउट ऑफ 19 में से स्कोर बताओगे. इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में एंड विल लेट यू नो हाउ डिड द टेस्ट गो फॉर यू. ऑलराइट, ठीक है. चलो, फॉर एनीवन हु इज स्टिल थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी, एलिट पीजी, राइट, तो यू कैन एब्सोल्युटली ज्वाइन अस ऑन लीगल एज आफ्टर कॉलेज. और करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, कॉल करना है ऑन 6363286363 और कॉल करोगे, बातचीत करोगे, बहुत सारे आपको फीचर्स के बारे में पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल क्लासेस हैं, क्लासेस भी लाइव रिकॉर्डेड दोनों हैं. मॉक्स हैं बहुत सारे, मॉक्स के साथ साथ मॉक एनालिसिस भी है. उसके बाद हमारे पास मेंटरशिप है. ठीक है, प्रॉपर क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल है और उस स्टडी मटेरियल में चाहे आपके क्वेश्चंस हो, चाहे PYQs हो, ये सारी चीजें भर भर के हैं. प्रॉपर प्रैक्टिस टेस्ट हैं. तो ऑल ऑफ दिस अंडर वन प्लेटफॉर्म. और सबसे अच्छी चीज, LEACYT का कूपन कोड यूज करोगे तो 10% का ऑफ ऑटोमेटिकली मिल रहा है. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन. अगेन, अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरा है तो करना क्या है? फॉर्म भरना है सबसे पहले. ठीक है, मतलब टेस्ट देने के बाद, टेस्ट दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट एंड विल सी यू सुपर सून. बाय बाय.